हेलो 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 हेलो, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है भाई सभी के? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया हो? प्रीति, डॉक्टर अंकेश जाटव, अजीत, कवि, अनुष्का, अनुज, रुचिका, अंश, शिवांगी, प्रियंका, मुस्कान, शहजाद, आरबेज आलम, पूनम यादव जी, प्रीति, नीतपाल, सोनी कुशवाहा, विपिन, पूजा यादव, अंजलि, आकांक्षा, अभय, शिवांगी, ज्योति, पुष्पेंद्र, साजिद, खुशबू, निहारिका, राहुल, सौरभ, सूर्या, मीनाक्षी, निकिते। हाँ भाई, क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया है? एकदम मस्त है भाई साहब। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। तो कैसी रही आप लोगों की मकर संक्रांति? तो भाई अब आप लोगों का जनवरी भी आधा हो चुका है, ठीक है? तो अब आप लोगों के पास कुल मिलाकर जनवरी के 15 दिन बचे हुए हैं, फरवरी के 28 दिन हैं, ठीक है, मार्च के 30 दिन हैं और अप्रैल के 30 दिन है। मतलब 30 और 30 60 88, मतलब अप्रोक्सीमेटली 90 दिन के आसपास आपके 90 या 93 दिन आप लोगों के पास बचे हुए हैं, है ना? 90 या फिर 93 दिन बेटा आप लोगों के पास मोटा मोटा हिसाब किताब आप लोगों के पास बचा हुआ है। और इन बचे हुए दिनों में आप लोगों को ऐसी पढ़ाई करनी है भाई कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? तो बिना समय बर्बाद किए हुए, बिना ज्ञान की बातें देते हुए मुद्दे की बात पर यहां पर आते हैं और हमारी क्लास को शुरू करते हैं। सर, क्लास में आप लोगों को कल क्या करवा दिया था, एक बार मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा देता हूं, रिवीजन करवा देता हूं कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें यहां पर पढ़ ली थी। एक बार मैं आप लोगों को रिवीजन करा देता हूं, उसके बाद मैं आगे की चीज यहां पर पढ़ा देता हूं। सर, आपने लास्ट क्लास के अंदर जो चीजें पढ़ी थी वो कौन कौन सी चीजें थी कि भाई आप लोग इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हो, प्रोटॉन कैसे निकाल सकते हो, न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हो, ये चीजें आप लोगों ने पढ़ ली थी। इसके अलावा आप लोगों को यहां पर कुछ और चीजें मुझे बतानी थी। तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को क्या बता दिया था, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। उदासीन उदासीन तत्वों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की संख्या निकाल ली थी हम लोगों ने, बोलो हां। इसके अलावा आवेशित तत्वों में इधर देखिएगा, यहां पर क्या हो गया सर? आवेशित तत्वों में यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा सर? आवेशित तत्वों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स यहां पर आप लोगों ने निकाल लिए थे सर। इसके अलावा यहां पर आप लोगों के पास अगर मैं बात करूं तो इसी तरीके से यहां पर औसत परमाणु भार, औसत परमाणु भार और औसत अणुभार के बारे में भी आप लोग ये सारी की सारी चीजें पढ़ चुके थे। मतलब यहां पर ये जो सारी की सारी चीजें हैं बेटा, आप लोग इनकी डिटेल्ड स्टडी कर चुके हैं। यहां पर आप इनकी डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अब यहीं पर मैं आप लोगों को अगला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो टाइप ऑफ क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? सर, अगर मैं यहां पर बात करूं, जैसे मान लीजिए एक न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास क्या हो सकता है, मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। जरा देखो, मान लेते हैं, इधर सुनिएगा, मान लेते हैं क्वेश्चन आप लोगों के पास इस प्रकार आ रहा है। कल्पना करते हैं कि 6C12 में इधर देखिएगा, यदि 6C12 में
प्रोटॉन प्रोटॉन की मात्रा को आधा किया जाए, प्रोटॉन की मात्रा को आधा किया जाए तथा न्यूट्रॉन की मात्रा, प्रोटॉन की मात्रा को आधा किया तथा न्यूट्रॉन की मात्रा को दुगना कर दिया, तो 6C12 के नाभिक के द्रव्यमान में कितना परिवर्तन आएगा? कितना परिवर्तन आएगा? ये इस टाइप से भी क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछा जा सकता है कि कल्पना करते हैं कि 6C12 में प्रोटॉन की मात्रा को आप आधा कर रहे हो, न्यूट्रॉन की मात्रा को दोगुना कर रहे हो, तो 6C12 के नाभिक में द्रव्यमान में कितना परिवर्तन आप लोगों के पास होगा? ऐसा अजम्पशन पर आधारित है, कल्पना पर आधारित है, कल्पना पर आप लोगों के पास आधारित है। ठीक है, कल्पना पर आधारित क्वेश्चन है आप लोगों के पास। तो यहां पर क्या कर सकते हो, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो भाई। आप लोग यहां पर क्या बोलोगे, सॉल्यूशन कैसे होगा इस क्वेश्चन का, जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो। सॉल्यूशन ये है, मान लिया कि आप लोगों ने, चलो कार्बन की जगह काम करता हूं मैं, एक्स ले लो, आप कार्बन की जगह एक्स ले लो, अजम्पशन पर आधारित है, कार्बन की जगह एक्स ले लो ताकि तुम्हारे दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई समस्या ही नहीं रहे। सर ये लैंग्वेज लिख दी है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 6C12 की यहां पर आप लोगों के पास बात हो रही है। सर इस 6C12 के अंदर अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि भाई पहले फर्स्ट कंडीशन में क्या क्या चीजें हैं, फर्स्ट कंडीशन में क्या क्या चीजें हैं, तो यहां पर Z की वैल्यू यहां पर आप लोगों के पास 6 है। सर जो मास नंबर है वो आप लोगों के पास यहां पर कितना है, 12 है। सर इसके अलावा यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के पास कितने हैं, 6 है। सर प्रोटॉन यहां पर आप लोगों के पास कितने हैं, 6 है। सर न्यूट्रॉन यहां पर आप लोगों के पास कितने हैं, 6 हैं। अब दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो यहां पर अगर आप नाभिक का द्रव्यमान निकालते हो, जरा ध्यान से देखना, अगर नाभिक का द्रव्यमान निकालते हो यहां पर, तो आप सभी को पता है कि नाभिक के अंदर तो दो ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। बताइए नाभिक के अंदर कितने प्रकार के कण उपस्थित होते हैं, दो ही कण उपस्थित होते हैं। एक होता है आप लोगों के पास प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। तो भाई साहब यहां पर 6 + 6 करोगे, यानी ये 6 + 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। यहां पर 6 + 6 यानी 12 आ गया। सर दूसरी कंडीशन की अगर बात करता हूं, सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं, तो भाई साहब अब आप लोगों के पास क्या हो रहा है सेकंड कंडीशन को, सर सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है भाई, जेड तो अभी भी उतना ही है, आप लोगों ने बस यहां पर क्या कर दिया भाई साहब, प्रोटॉन की मात्रा को आधा कर दिया है। यानी प्रोटॉन पहले कितना था, प्रोटॉन पहले 6 था, आधा कर दिया है, यानी यहां पर आप लोगों ने 3 कर दिया है। सर न्यूट्रॉन कितना है यहां पर, जरा मुझे बताओ। न्यूट्रॉन डबल कर दिया है, यहां 6 था तो अब न्यूट्रॉन आप लोगों के पास हो गया डबल यानी 12। यानी अब आप लोगों के पास जो नाभिक का द्रव्यमान है, अब यहां पर जो नाभिक का द्रव्यमान है ना, वही प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो 12 + 3 यहां पर कितना आ गया बेटा, 15 आ गया। तो अब मुझे बताओ कि पहले 12 था, पहले यहां पर द्रव्यमान कितना था, आप लोगों के पास 12 था, अब की बार यहां पर कितना हो गया, 15 हो गया। तो भाई साहब आप यहां पर क्या बोलोगे, प्रतिशत परिवर्तन बताइए कितना है, 12 है, पहले यहां पर पहले 12 था अब 15 हो गया। तो आप यहां पर क्या लिखोगे,
15 -12। अब ये 12 से 15 हुआ है ना, यानी आप लोगों को इनिशियल वाला रखना पड़ेगा 12। 3/12 3 चौक 12, 25 बार, 25% वृद्धि हुई है। 25% यहां पर वृद्धि हुई है। 12 से 15 हुआ है मतलब वृद्धि हुई है। कितना बड़ा है? 25% वृद्धि हुई है। एकदम आसान। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछा जा सकता है। अब एक सवाल का जवाब आप देंगे मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक सवाल का जवाब देंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक काल्पनिक तत्व एक काल्पनिक तत्व 50x 100 में 50x 100 में यदि प्रोटॉन को 2 गुना तथा न्यूट्रॉन को 1.5 गुना किया जाए, 1.5 गुना, यदि प्रोटॉन को 2 गुना तथा न्यूट्रॉन को 1.5 गुना किया जाए तो काल्पनिक तत्व के नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली वृद्धि बताइए। द्रव्यमान में होने वाली वृद्धि बताइए। यह आप लोगों के पास क्वेश्चन है। यह आप लोगों के पास क्वेश्चन है। प्रतिशत वृद्धि आप लोगों के पास यहां पर पूछ रहा है, तो क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? जरा देखने की कोशिश करो। चलिए, ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 75% एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए।
हो गया, हो गया भाई। देखो भाई आसान है, कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को? सर यहां पर आप लोगों ने लिखा 50x100, यहां पर आप क्या लिखोगे बेटा? 50x100 लिखोगे। तो अगर आप इस तत्व को देख पा रहे हो तो यहां पर फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट कंडीशन की अगर आप बात करते हो तो इस फर्स्ट कंडीशन में z आप लोगों के पास यहां पर 50 है, द्रव्यमान संख्या यहां पर आप लोगों के पास 100 है। क्योंकि यहां पर यह उदासीन है तो जो परमाणु क्रमांक है वही इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन रहेगा। सर न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? 100 माइनस 50 करोगे, यहां पर 50 आ गया। और आपको तो पता है कि नाभिक के द्रव्यमान में जो योगदान देते हैं केवल दो ही प्रकार के कण देते हैं, वो है आप लोगों के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी यहां पर जो आप नाभिक का द्रव्यमान लिखोगे बेटा, यहां पर जो आप नाभिक का द्रव्यमान लिखना चाह रहे हो वो कितना है? 50 प्लस 50 यानी 100 है। 50 प्लस 50 यानी आप लोगों के पास क्या हो गया बेटा? 100 हो गया। ये 50 ये 50 100 हो गया। अब सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं बेटा आप लोगों के पास यहां पर देखिएगा, सेकंड कंडीशन की अगर आप बात करोगे तो सर सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन वाला कि भाई साहब प्रोटॉन को डबल कर दिया है, जो भी प्रोटॉन है उसको डबल कर दिया है। तो भाई साहब यहां पर प्रोटॉन पहले 50 था, पहले प्रोटॉन 50 था, अब डबल कर दिया है मतलब 100 हो गया है। सर न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स यहां पर भाई पहले यहां 50 थे, अब 1.5 गुना कर दिया है। तो भाई 50 का 1.5 गुना कितना हो गया? 1.5 यानी ये 25 हो गया, 25 या 75 हो गया। तो अब नाभिक का द्रव्यमान कितना है? अब नाभिक का द्रव्यमान कितना होगा? 100 प्लस 75 यानी 175 हो गया। 100 प्लस 75 यानी 175 हो गया। अब सवाल यहां पर है प्रतिशत द्रव्यमान वृद्धि, प्रतिशत 175 माइनस 100 डिवाइडेड, भाई 175 है माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 कितना आ गया बेटा? 75/100 यानी आ गया 75%। मेरे हिसाब से आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या इस वैरायटी का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे? हाँ भाई 62% लोगों का एकदम सही है। मुशर्रफ खान, दिव्या कुमारी, आयुष, रिया, लक्षु, अरबेज आलम, डॉक्टर सत्य विश्वकर्मा, विकास, कालू कालू, गणपत, क्या इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे? जल्दी से बताइए, क्या इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? हाँ भाई शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब इस वैरायटी का क्वेश्चन अगर आपसे कभी पूछेगा तो आप आराम से यहां पर कर लोगे। अब ठीक है, अब ठीक है सर, ये चीज यहां पर आप लोगों ने कर ली है। अब आइए आप लोगों से यहां पर क्वेश्चंस पूछते हैं न्यू टाइप के। न्यू टाइप के क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास डिस्कस करते हैं कि और कौन कौन से यहां पर टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग आप लोगों को बताऊंगा यहां पर। आइए सबसे पहले मेरे दोस्त मैं आप लोगों को यहां पर हेडिंग बताऊंगा, मोल, भार, आयतन व परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या नहीं अणु की संख्या में संबंध। यहां पर एक बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग पॉइंट है आप लोगों के पास, जरा देखिएगा। मोल, मोल, भार, कौमा आयतन, मोल, कौमा भार, कौमा आयतन, कौमा अणु की संख्या, अणु की संख्या में संबंध। समझिएगा इसको, समझिएगा बेटा, समझिएगा इसको। मोल, भार, आयतन व अणु की संख्या में संबंध, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। पूरा चैप्टर इसी लॉजिक पर टिका हुआ है, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री इसी लॉजिक पर टिकी हुई है, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री इसी पर ही टिकी है। अगर ये आप लोगों को आ गया तो समझ लो सब कुछ आ जाएगा। पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री इसी पर टिकी है। आपको कहीं ना कहीं हर चैप्टर में मोल से ही रिलेट करके बताया जाता है।
11th की तो ये मान के चलिए 11th क्लास की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री इस कंसेप्ट पर टिकी हुई है। अगर आपको डिटेल से ये कंसेप्ट आ गया तो समझ लो सब कुछ आ जाएगा। 11th क्लास की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री इसी पर टिकी हुई है। अब कैसे होगा यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जरा देखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को मोल के बारे में बता देता हूं। वैसे तो मोल और भार के बीच में संबंध कैसा होता है सर, यहां पर आप क्या लिखोगे, देखो मोल, मोल को आप स्मॉल एन के द्वारा प्रदर्शित करते हो। यहां पर होती है पदार्थ की क्वेश्चन में दी गई मात्रा, जनरली ग्राम में देता है। पदार्थ की क्वेश्चन में दी गई मात्रा डिवाइडेड बाय उस पदार्थ का अणुभार। पदार्थ का अणुभार, पदार्थ की क्वेश्चन में दी गई मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार, यानी आप इसको यहां पर लिख देते हो भाई वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय सर मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है। और इसी कंसेप्ट के आधार पर ही तो आप लोगों को लिखवाया था, इसी कंसेप्ट के आधार पर तो आप लोगों को लिखवाया था एक मोल परमाणु का भार, एक मोल परमाणु का भार। इसीलिए तो आप लोगों को लिखवाया था परमाणुवीय भार होता है, परमाणुवीय भार यानी एटॉमिक वेट होता है। एक मोल परमाणु का भार परमाणुवीय भार यानी एटॉमिक वेट होता है। और इसीलिए यहां पर भी आप लोगों को लिखवाया था कि एक मोल अणु का भार, एक मोल अणु का भार बेटा आप लोगों के पास आणविक भार के बराबर था। और आणविक भार को आप लोग बोलते हो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है जी सर, वहीं पर एक और फॉर्मूला आप लोगों के पास था कि सर n बराबर आयतन के रूप में आप कैसे लिखोगे, पदार्थ की एसटीपी पर दिया गया आयतन जनरली लीटर में होता है, डिवाइडेड बाय सर यहां पर आप लोगों के पास होता है एसटीपी पर स्टैंडर्ड आयतन कितना होता है 22.4 लीटर। अब इसीलिए आप लोगों को एक लाइन लिखवाई जाती है, मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूं, इसीलिए एक लाइन लिखवाई जाती है एसटीपी पर एक मोल पदार्थ का आयतन, एक मोल पदार्थ का आयतन 22.4 लीटर मान लिया जाता है ना। अब ये एसटीपी क्या होता है, एसटीपी क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी का मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोलो इतनी चीज ठीक है, यस। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी आईयूपीएसी ने जो एक मानक परिस्थिति तय की गई है कि भाई साहब जो भी आपको प्रयोग करना है आपको कमरे के ताप पर करना है, जो भी आपको प्रयोग करना है भाई साहब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर करना है, जो भी आपको प्रयोग करना है उसमें सांद्रता 1 मोलर रहनी चाहिए। यह स्टैंडर्ड कंडीशन आईयूपीएसी ने डिसाइड की हुई है, तो वही आप लोगों के पास मानक परिस्थितियां होती हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, मानक परिस्थितियां। ठीक है सर इसके अलावा n बराबर आप लोगों के पास क्या होता है, पदार्थ के अणु की संख्या, पदार्थ के अणु की संख्या बटे में आवागाद्रो संख्या।
और आपको पता है ना संख्या की कोई यूनिट नहीं होती है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, n बाय एन भी लिख सकते हो, n बाय एन भी लिख सकते हो। बोलो इतनी चीज ठीक है? बोलो भाई, बोलो भाई। और आप लोगों को यह भी पता है कि एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? एक मोल में अणु की संख्या, यहां पर आप लिखो, एक मोल में पदार्थ के अणु की संख्या एन ए, एन ए। बोलो भाई, ये आप लोगों के पास है, ये पता है भाई कंसेप्ट आप लोगों को? यस। अगर मैं यहां पर ये पॉइंट आप लोगों को कर दिया, मैंने ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को कर दी है, तो भाई साहब यहां पर ओवरऑल अब आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जहां से आप क्वेश्चन को परफॉर्म करोगे। आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा, जहां से आप एक क्वेश्चन को परफॉर्म करोगे। कैसे परफॉर्म करोगे मैं आपको बताता हूं। एन बराबर सर वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, सर यहां से आ जाएगा मोलिकुलर वेट, है ना। एन बराबर क्या होगा बेटा? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। सर यहां पर वी इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, या अगर आप इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हो, अगर आप इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हो, तो यहां से V इन ml डिवाइडेड बाय 22400 आ गया, यहां से n बाय Na आ गया, यहां से क्या आ गया बेटा? n बाय Na आ गया। क्या इतनी चीज ठीक है? क्या इतनी चीज ठीक है बेटा? बोलिए यस, यस। अब जरा ध्यान पूर्वक समझना जो मैं यहां पर आपको समझाना चाह रहा हूं। सर मोल का फॉर्मूला वेट बाय ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट भी होगा। सर आयतन इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर भी होगा। सर वी इन ml डिवाइडेड बाय 22400 भी होगा, यहां से n बाय Na भी होगा। तो बहुत साधारण सी चीज है कि मोल ये भी है, मोल ये भी है, मोल ये भी है, मोल ये भी है, तो क्या इन सबको मैं आपस में बराबर नहीं कर सकता? क्या मैं इन सबको आपस में बराबर नहीं कर सकता? आप कहोगे बिल्कुल बराबर कर सकते हो आप, है ना। आप यहां पर क्या कहोगे? इन सब को आप आपस में बराबर कर सकते हो। कैसे करोगे बेटा बराबर? अरे भाई मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको ग्राम में संबंध दिया हुआ है, आयतन पूछा हुआ है, तो आप ग्राम और आयतन वाले पद को बराबर कर लो, आंसर आ जाएगा। हो सकता है आपको आयतन वाला संबंध दिया गया हो, आपको ग्राम पूछा हुआ है, आप इन दोनों को कर लो बराबर, आंसर आ जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन में आपको ग्राम वाला संबंध दिया गया हो और आपसे अणुओं की संख्या पूछी हुई हो, तो आप ग्राम वाले संबंध को और अणु वाले संबंध को बराबर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए कि आप लोगों को आयतन वाला संबंध दिया गया हो और आपसे अणुओं वाला संबंध पूछा हुआ है, तो आप आयतन वाले संबंध और अणु वाले संबंध को बराबर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या इतनी चीज क्लियर हो रही है? क्या इतनी चीज क्लियर हो रही है? हां, अगर इतनी चीज यहां पर क्लियर हो रही है तो मैं यहां पर आप लोगों को एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त पॉइंट लिखवाना चाह रहा हूं। क्या पॉइंट है? जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। देखो, एक बहुत ही शानदार और जानदार पॉइंट मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं। इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी नोट की फॉर्म में। क्या है बेटा नोट? गैसेस के लिए या गैसों के लिए गैसों के लिए डायरेक्ट गैसों के लिए डायरेक्ट आप आप ऐसे यूज करो। गैसेस के लिए आप डायरेक्ट आयतन और भार वाला संबंध रिलेट नहीं कर पाओगे। गैसेस में क्या पॉइंट रहेगा? देखो मैं आपको बताता हूं, समझो इधर।
देखो गैसेस के लिए डायरेक्ट V in लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इज इक्वल्स टू N बाय Na का यूज कर सकते हैं, भाई गैसेस के लिए क्या होगा जरा सुनो। देखो गैसेस के लिए यहां पर क्या हो सकता है कि V इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इक्वल्स टू N बाय Na का यूज आप कर सकते हो, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। बट द्रव के लिए ऐसा नहीं होगा, द्रव के लिए बेटा डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा, यह तय है। द्रव के लिए यह यूज नहीं आएगा, द्रव के लिए बेटा यूज बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यह याद रखना, द्रव के लिए V बाय एल N बाय Na को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक द्रव की डेंसिटी यानी घनत्व अलग अलग होता है। क्योंकि प्रत्येक द्रव के लिए V इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इक्वल्स टू N बाय Na को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक द्रव का घनत्व अलग अलग होता है। तो आप क्या करेंगे, पहले आयतन से भार ज्ञात करेंगे, फिर भार से अणुओं की संख्या, भार से अणु की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहले आयतन से भार ज्ञात करेंगे, फिर भार से अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। क्या इतना पॉइंट क्लियर हो गया भाई? क्या इतना पॉइंट क्लियर हो गया है? बोलो, है ना? ये आप लोगों को पास हो गया। आयतन या डेंसिटी से, डेंसिटी लिख लो यहां पर, पहले डेंसिटी लिख लो, पहले डेंसिटी से भार ज्ञात करेंगे, फिर भार से अणु की संख्या। यह आप लोगों के पास एक लॉजिक है, ये यहां पर आप लोगों के पास एक लॉजिक है। कितना? ये। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आप लोगों को यहां पर कराना शुरू करता हूं। अच्छा, इसमें एक और चीज है वो और देख लो, एक और कंसेप्ट है वो और देख लो, उसके बाद हम यहां पर अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं क्वेश्चंस का। देख लो, एक और पॉइंट देख लो, फिर कार्यक्रम शुरू करते हैं क्वेश्चंस का। आ जाओ, फिर कार्यक्रम शुरू करते हैं। एक कंसेप्ट और है हम लोगों के पास, और वो है परमाणुओं की संख्या। एक कंसेप्ट और है बेटा, परमाणुओं की संख्या निकालना। एक कंसेप्ट और है परमाणुओं की संख्या निकालना। कैसे आप निकालोगे जरा देखने की कोशिश करो। तो अगर मैं यहां पर लिखूं आप लोगों से कि परमाणु की संख्या बराबर क्या होगा सर? अणु की संख्या इंटू परमाणुकता। अणु की संख्या इंटू परमाणुकता।
परमाणु की संख्या बराबर क्या हो गया बेटा आप लोगों के पास, अणु की संख्या इंटू परमाणुकता। परमाणुकता यानी एटॉमिसिटी। परमाणु की संख्या आप कैसे निकालते हो बेटा, सर परमाणु की संख्या निकाली जाती है अणु की संख्या इंटू एटोमिसिटी यानी परमाणुकता। अब ये अणु की संख्या तो आप लोगों को क्वेश्चन में निकाल ही लोगे आप, अणु की संख्या। अब यहां पर एक लॉजिक है कि ये परमाणुकता शब्द क्या होता है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर लॉजिक आप लोगों के पास क्या है, परमाणुकता यानी एटोमिसिटी। देखिएगा परमाणुकता यानी एटोमिसिटी। परमाणुकता यानी एटोमिसिटी क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, क्या नहीं होता है, जल्दी से देखने की कोशिश कीजिए। देखो एटोमिसिटी को समझने से पहले आप यह चीज देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर आप लोगों के पास ये ले रहा हूं कि भाई एक यौगिक ले लिया है मैंने मेथेन का। सबसे साधारण एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यह है मेरे पास एक मेथेन का अणु है, ये मेरे पास क्या है बेटा, एक मेथेन का अणु है। इधर देखिए ये मेरे पास क्या है, मेथेन का अणु है, मेथेन का एक अणु है, ज्यादा बेहतर। अब इस मेथेन के एक अणु में मुझे कितने परमाणु दिखाई दे रहे हैं, जरा देखिएगा। ये मेथेन का एक अणु मैंने बना दिया है, इस मेथेन के एक अणु में कितने आप लोगों के पास परमाणु दिखाई दे रहे हैं। सर इस मेथेन के एक अणु में एक हाइड्रोजन का परमाणु है, दो हाइड्रोजन के परमाणु है, तीन हाइड्रोजन के परमाणु है, चार हाइड्रोजन के परमाणु है। तो चार हाइड्रोजन के परमाणु है, चार हाइड्रोजन के परमाणु है, और एक आप लोगों के पास कार्बन का परमाणु है। चार हाइड्रोजन के परमाणु है और एक कार्बन का परमाणु है। यह किसमें है बेटा, मेथेन के एक अणु में। और कोई आपसे पूछे कि बताइए टोटल कितने परमाणु है भाई साहब, तो आप बोलोगे चार तो हाइड्रोजन के परमाणु है, एक कार्बन का परमाणु है, यानी चार प्लस एक यानी टोटल पांच हो गया। यानी भाई साहब अब यहां पर आपके दिमाग में बात घुस गई होगी कि मेथेन के एक अणु के अंदर टोटल परमाणु बेटा पांच है। मेथेन के एक अणु के अंदर, मेथेन के एक अणु के अंदर टोटल परमाणु कितने बेटा, पांच है। यह आप लोगों को सामने दिख रहा। मेथेन के एक अणु के अंदर टोटल परमाणु यहां पर कितने हैं आप लोगों के पास, पांच है। क्या इतनी चीज दिखाई दे रही है आप लोगों को। और ये जो टोटल परमाणु आए हैं यही तो परमाणुकता है। ये जो आपने टोटल परमाणु यहां पर लिखे हैं बेटा, यही तो यहां पर परमाणुकता है। यही तो मेरे दोस्त यहां पर क्या हो गई, परमाणुकता हो गई। बोलो इतनी चीज ठीक है। अब अगर इतनी चीज यहां पर ठीक है, अगला पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या लिख सकता हूं मैं, सर मैं लिख सकता हूं जैसे यहां पर आप लोगों के पास H2SO4 का एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ये लो, ये H2SO4 का एक अणु है। यहां पर मेरे पास क्या है बेटा आप लोगों के पास, H2SO4 का एक अणु है। अब अगर आप इस H2SO4 के एक अणु को यहां पर देख रहे हो, इस H2SO4 के एक अणु को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यहां पर क्या देखने को मिलेगा बताइए बेटा। सर आप बोलोगे एक तो सल्फर का परमाणु है, सर एक ऑक्सीजन यहां है, एक ऑक्सीजन यहां है, एक ऑक्सीजन यहां है, एक ऑक्सीजन यहां है। सर चार ऑक्सीजन के परमाणु हैं। सर एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां है, दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं। एक
एक सल्फर का परमाणु है, 4 ऑक्सीजन के परमाणु है और 2 हाइड्रोजन के परमाणु है। क्या इतनी चीज दिखाई दे रही है आप लोगों को? एक सल्फर का परमाणु है, 4 ऑक्सीजन के परमाणु है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई दे रहा है। तो अब अगर मैं यहां पर आप लोगों को टोटल परमाणु निकालूं, और जो टोटल परमाणु होंगे यही तो परमाणुकता है। जो टोटल परमाणु आ रहे हैं यही आप लोगों के पास क्या है बेटा? परमाणुकता है। तो भाई जोड़ दो, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, 2 ये हैं, 7। तो H2SO4 के एक अणु की परमाणुकता कितनी हो गई? 7 हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको परमाणुकता का मतलब समझ में आ गया है। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं बेटा, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं कि किसी अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या ही किसी अणु में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या ही उस अणु की परमाणुकता यानी एटॉमिसिटी कहलाती है। बोलो क्लियर हो गया? ये मैंने आपको समझा दिया था। इसके अलावा और 1-2 एग्जांपल ले लो। जैसे यहां पर H2O है, यह आप लोगों के पास H2O है। बोलो सर, इस H2O में अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो क्या चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है? बताइएगा मुझे। सर, इस H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, 1 ऑक्सीजन का परमाणु है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। ये 10 नहीं है, ये 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। ठीक है, तो यहां से टोटल परमाणु कितने आ गए? 2 + 1 3 आ गए। तो जो टोटल आ रहे हैं वही एटॉमिसिटी है, वही एटॉमिसिटी है। कोई आपसे पूछे कि बताइए जल की परमाणुकता यानी एटॉमिसिटी कितनी है, तो टोटल परमाणु 3 है, तो परमाणुकता 3 हो गई। ठीक है जी। सर, ऐसे ही एक एग्जांपल आप अमोनिया का ले लीजिए, NH3। ऐसे ही एक एग्जांपल आप अमोनिया का ले लीजिए, NH3। सर, अगर आप NH3 के बारे में देख रहे हैं तो मुझे यहां पर बताइए, 1 नाइट्रोजन का परमाणु है, 3 हाइड्रोजन का परमाणु है, 1 नाइट्रोजन का परमाणु है, 3 हाइड्रोजन का परमाणु है। इसके अलावा सर बस टोटल परमाणु कितने हो गए? 1 + 3 यानी 4। यही एटॉमिसिटी है, यही एटॉमिसिटी है। समझ गए? सर, C2H6, C2H6। सर, अगर आप C2H6 के बारे में यहां पर बात कर रहे हो, क्या रहेगा? 2 कार्बन के परमाणु हैं, 6 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, तो एटॉमिसिटी बराबर 8 है। एटॉमिसिटी क्या है? 8 है। बोलो इतनी चीज ठीक है क्या? बोलो भाई, बोलो। यस। तो क्या एटॉमिसिटी वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया है भाई? क्या आप लोगों को एटॉमिसिटी वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो सवाल कर दो फटाफट से। ऑक्सीजन गैस के 16 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या, जल्दी जल्दी निपटा दो।
ऑक्सीजन गैस के 16 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो, ऑक्सीजन गैस यानी ये होती है O2 गैस। अब क्वेश्चन में आप लोगों को ग्राम में मात्रा दे रखी है, देखो ऑक्सीजन गैस की 16 ग्राम, ये आप लोगों के पास मात्रा हो गई है, ये आपको क्वेश्चन में दे दी है। अब बताइए सर, ऑक्सीजन गैस में 2 परमाणु हैं, एक परमाणु का भार होता है 16 ग्राम, तो O2 का जो आणविक भार होगा ये आप लोगों के पास कितना होता है भाई साहब, 32 ग्राम हो गया है। और अब देखो गैस है तो गैस में हम डायरेक्ट, अब देखो भार वाला संबंध दे दिया आपको, देखो भार वाला संबंध दे दिया है और क्वेश्चन में आप लोगों से परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, तो डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, पहले आप अणु की संख्या वाला संबंध लिखिए। कैसे सर, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय बराबर n बाय Na। ये आप लोगों ने देखो भाई क्वेश्चन में डाटा दिया है भार वाले का, पूछ रहा संख्या, मतलब ये संबंध काम आएगा। क्वेश्चन ने हम लोगों को भार वाला या द्रव्यमान वाला संबंध दे दिया है और संख्या वाला संबंध हम लोगों से पूछ रहा है। इसका मतलब है कि इस वाले संबंध और इस संख्या वाले संबंध को अगर मैं बराबर कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलती मत कर देना, ये जो आएगी ये अणु की संख्या आएगी। तो पहले आपको यहां पर ऑक्सीजन गैस के अणु की संख्या निकालनी है। पहले आप ऑक्सीजन गैस के अणु की संख्या निकालोगे और जब आप अणु की संख्या निकाल लोगे तो बेटा परमाणु की संख्या के लिए आप लोगों को पास फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अणु की संख्या इंटू परमाणुकता। और O2 के अंदर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो परमाणुकता 2 हो जाएगी। करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ, एकदम फुर्ती से करके दिखाओ। एकदम फुर्ती से करके दिखाओ। हो गया। देखिए भाई सर, 16/32 बराबर यहां पर आ गया n बाय Na। 16/32 बराबर n बाय Na, तो यहां से n आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 16Na/32। 16 से ये 2 बार कट गया, Na/2 आ गया बेटा, Na/2, यानी अणुओं की संख्या आ गई है बेटा यहां पर Na/2। अणु की संख्या आ गई है बेटा, अणु की संख्या आ गई है। अब बड़े ही आराम से आप निकालेंगे तो परमाणुओं की संख्या, अणु की संख्या इंटू परमाणुकता, अणु की संख्या इंटू परमाणुकता। अणु की संख्या कितनी है बेटा आप लोगों के पास यहां पर Na/2 है, परमाणुकता कितनी है 2 है, 2 से 2 कट गया तो Na आ गया। यहां पर परमाणु की संख्या कितनी आ गई Na, और Na का मान कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 37% लोगों का एकदम सही है। बी कैसे आ गया बेटा, 16/32 करेगा
Na/2 अणु की संख्या आ गया ना बेटा। मैंने कहा था ना ये अणु की संख्या है, हम लोगों से परमाणुओं की संख्या पूछी हुई थी। माही, फैज, दिव्या, मुशर्रफ, सूरज, कालू भाई, सुमन, जसराज, हेमंत, प्रेमकांत। प्रेमकांत, इतना आसान क्वेश्चन गलत कर दिया तुम लोगों ने। अब यह बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन है Na2CO3 के 6 ग्राम में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। अब आइए ध्यान से देखते हैं Na2CO3 को। आप लोग क्या ढंग से क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं हो सर। Na2CO3 को अगर आप देखोगे तो यहां पर आप लोगों को क्या क्या दिख रहा है, 2 तो सोडियम परमाणु है भाई साहब, 2 सोडियम परमाणु है सर। दूसरी चीज है एक कार्बन परमाणु है भाई साहब। सर यहां पर 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, यहां पर 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, यानी एक Na2CO3। यानी अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं कि भाई साहब अब ये सीन समझ में आ गया, अब यहां से एक सीन समझ में आ गया कि भाई Na2CO3 के एक अणु में, Na2CO3 के एक अणु में 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। Na2CO3 के एक अणु में, Na2CO3 के एक अणु में 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। कितने बेटा आप लोगों के पास? 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं यहां पर। हो गया भाई साहब, हो गया बस। तो अब यहां पर आप पहले तो यह बताइए कि इस 6 ग्राम में Na2CO3 के कितने अणु हैं, पहले पता लगाइए भाई। यहां से एक हिसाब किताब तो हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि इस 6 ग्राम में Na2CO3 के कितने अणु हैं। अगर मुझे यह पता लग जाएगा तो मैं आराम से क्वेश्चन कर दूंगा। बताइए तो 6 ग्राम Na2CO3 में अणु की संख्या, अणु कितने हैं पहले तो यह बताइए। तो आप क्या बोलेंगे, अरे भाई भार दे दिया है, संख्या पूछ रहा है। अब Na2CO3 का आणविक भार निकाल लेते हैं, Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट बताइए। थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, यह हेल्प मैं कर दे रहा हूं आपको, मॉलिक्यूलर वेट की हेल्प मैं कर दे रहा हूं। एक सोडियम का होता है 23 ग्राम, एक सोडियम परमाणु का होता है 23 ग्राम। 2 सोडियम है तो यहां पर होगा 2 गुणा 23 प्लस एक कार्बन है 12। अरे भाई एक ऑक्सीजन परमाणु का होता है 16 ग्राम, यहां पर 3 ऑक्सीजन परमाणु है तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 16, कितना हो गया भाई साहब 46 प्लस 12 प्लस 48, कितना हो गया भाई 48 प्लस 12 60, 60 और 46 106 ग्राम, 106 ग्राम। तो अणुभार अभी आप लोगों ने यहां पर निकाल लिया। अब मुझे यहां पर आप बता दीजिए क्या सीन यहां पर आप लोगों के पास रहेगा। सर वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू, यहां से n बाय Na से। सबसे पहले तो आप यहां पर इस संबंध से, इस वाले संबंध से अणुओं की संख्या निकालो, अणुओं की संख्या निकालो, और जब अणु की संख्या आ जाए तो उसको 3 से गुणा कर देना, क्योंकि भाई Na2CO3 के एक अणु में 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो 6 ग्राम में जो भी अणु की संख्या आएगी उसको 3 से गुणा कर देना। चलिए करके दिखाइए आंसर क्या आ रहा है। 120 कहां आ गया यार, नॉनसेंस। करके दिखाइए, जल्दी से करके दिखाइए।
हो गया? हो गया? देखिए भाई, आपको 6 ग्राम दे रखा है, 6/106 इज इक्वल्स टू N/Na है, N/Na है, ठीक है जी। तो यहां से Na या N बराबर कितना आ जाएगा, 6Na डिवाइडेड बाय 106, 6Na डिवाइडेड बाय 106। यह आ गया बेटा यहां पर आप लोगों के पास अणु की संख्या। यह आ गया बेटा अणु की संख्या। अगर मैं यहां पर बात करूं कि यह आप लोगों के पास अणु की संख्या आ गई है, तो पॉइंट यहां पर क्या रहेगा, तो ऑक्सीजन परमाणु, अणु की संख्या इंटू परमाणुकता। अणु की संख्या कितनी आ गई है बेटा, 6Na/106 इंटू परमाणुकता कितनी है बेटा, 3 है, ठीक है ना। 18Na/106 है, 18Na/106 है, ठीक है। Na की वैल्यू रख देता हूं मैं, 18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 106 है, 106 है, ठीक है। काटे, तकरीबन देखो, तकरीबन बिना कैलकुलेटर के स्पीड से अगर आप कैलकुलेशन करना चाहो, 18 का पहाड़ा बोलो, 1 18 18, 2 18 36, 3 18 54, 4 18 72, 5 18 90, 6 18 108। ये लगभग 6 बार कटेगा, ये लगभग 6 बार कटेगा, है ना, लगभग 6 बार, है ना। 6 से लगभग कटा, 6 से लगभग कटाइए, है ना। 18 से 6, 18 इंटू 6 108 होता है, यहां 106 है, तो 18 से 106 6 बार लगभग कटा। और क्योंकि ये वैल्यू भाई 6 से कम ही आनी है आप लोगों के पास, तो ये भी यहां पर लगभग नियर बाय 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आंसर 1.006 इंटू 10⁻23 ऑप्शन सी दिया हुआ है। इसे कहते हैं स्पीड से कैलकुलेशन करना, स्पीड से कैलकुलेशन करना। अब एक बार रीचेक भी कर लेते हैं कि हम सही तो कर रहे हैं, एक बार रीचेक भी कर लेते हैं, एक बार रीचेक भी कर लेते हैं। 18 इंटू 6.02 108.36 डिवाइडेड बाय 1.02 1.02 1.02 सी ऑप्शन के आसपास आ रहा है। 18 Na है ना, 18 इंटू 6.02 108.36 डिवाइडेड बाय 1.02। हाँ, लगभग में सी ऑप्शन आएगा, लगभग में, ये लगभग में आ रहा है, नियर बाय में, लगभग। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 34% लोगों का एकदम सही है। मुशर्रफ, सूरज, हेमंत, साक्षी, राजेंद्र, सुमन, फैज, कालू, राहुल, नीरज सिंह कुशवाहा, ठीक है जी। आसान है, ये आसान है, ये आसान है। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक होगी, किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। देखो, इसका मैं मॉलिक्यूलर मास की थोड़ी हेल्प कर देता हूं। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 12 चौक 48, 48 और 10 58 ग्राम। सर यहां पर इसका मॉलिक्यूलर वेट है 28 ग्राम,
हाँ, इसका मॉलिक्यूलर वेट 108 ग्राम मानना पड़ेगा, एकल परमाणविक अणु है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो हमें बताइए किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक है। अच्छा, यहां पर परमाणुओं की संख्या देख देता हूं, तो इसकी परमाणुकता भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ही नहीं आए। परमाणुकता देखते ही समझ में आ गया है। 4 कार्बन के परमाणु हैं, 10 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, 10 + 4 14। सर यहां पर परमाणुकता 2 है, यहां पर सिल्वर 1 है, परमाणुकता 1 होगी, यहां पर परमाणुकता 3 होगी। चलिए चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बताइए बेटा क्या आंसर आ रहा है, एकदम फुर्ती से बताइए, बोलिए बोलिए। बोलिए बेटा जल्दी से। आंचल तेने दोबारा से अगर स्पैमिंग करी ना बेटा ब्लॉक करवा देंगे। तेरे पास दिमाग है या दिमाग घुटने में है भाई? आंचल है, घुटने में तो नहीं है ना दिमाग? क्या समझ में नहीं आ रहा है? पढ़ाई समझ में नहीं आती है क्या? पढ़ाई कहां से समझ में आएगी? घुटने में दिमाग है क्या भाई? आंचल तेरे को अगर गुणा बाकी करना नहीं आ रहा है तो फिर क्यों बेटा पढ़ाई के सपने क्यों देख रही है, नीट के सपने क्यों देख रही है? साइंस छोड़कर होम साइंस ले ले भाई। आंचल साइंस बनी नहीं है बेटा तेरे लिए। हाँ छोड़ दे बेटा पढ़ाई, आंचल पढ़ाई छोड़ दे भाई। क्यों बेकार में? कुछ समझ में नहीं आता, समझने के लिए दिमाग होना चाहिए। घुटने में दिमाग है तो कहां से समझ में आएगा? घुटने के अंदर दिमाग है तो कहां से समझ में आएगा? है ना, दिमाग की जगह दिमाग है ही नहीं, कहां से समझ में आएगा? बैच नहीं देख रही है? 2 साल का बैच है क्या? बैच का नाम क्या है? मिशन 100। मिशन 100 1 साल का बैच थोड़ी ना है। 1 साल का बैच है, 3 महीने का बैच है। दिमाग दिमाग कहां रख के आई? पड़ोसी के घर तो दिमाग नहीं है। 3 मंथ का बैच है, फिर भी मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूं, फिर भी मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूं। दिमाग है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत दिमाग है, फिर भी मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूं। समझ में आ रही बात? बात समझ में आ रही है? टाइम टेबल दिया है ना, प्लानर दिया है ना, पता है ना तेरे को कि इस पहले चैप्टर के अंदर कितने दिन दिए हैं? 7 दिन के अंदर ये खत्म करना है, 7 दिन के अंदर। फिर भी मैं उनकी नहीं सुनूंगा, मुझे पता है कि भाई मेरे को बच्चों को सेटिस्फाई करना है। वो तो बना के दे देते हैं भाई कि 7 दिन, 5 दिन, 4 दिन, लेकिन बच्चों को मुझे सेटिस्फाई करना है। समझ रहा है ना? थोड़ा सा दिमाग को यूज कर लिया कर भाई, है ना। क्लास को डिस्टर्ब करने से कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। ईयर लॉन्ग वाली क्लास होती तो बात कुछ और होती। समझ रही है? थोड़ा सा दिमाग को यूज करना सीख भाई। चलो चलो भाई। हाँ हाँ, गुणा बाकी के सवाल हैं, अभी तो सवाल टफ आए भी नहीं है। इसको अगर टफ कहती है ना भाई तो होम साइंस ले ले, अभी साइंस छोड़ दे, अभी भी मौका है। सही बता रहा हूं मैं। अगर तू इसको टफ कह रही है कि ये टफ है सवाल, तो तेने फिर टफ देखे ही नहीं है। पता नहीं कहां से पढ़कर आए हो आप। अगर इनको टफ मान रहे हो तो भाई तुमने टफ देखे ही नहीं है। जाओ यकीन 3.0 में कभी पता पड़ेगा।
चलो यहां पर ऑप्शन ए को देख लेते हैं। ऑप्शन ए को, सर हम लोगों को यहां पर क्या चीजें हैं, देखो ब्यूटेन की ग्राम में मात्रा दे रखी है, अणुभार दे रखा है, यानी यहां पर अगर आप देखोगे तो यह है ग्राम में मात्रा 1 ग्राम। सर यहां पर अणुभार दे दिया है बेटा आप लोगों को, कितना है भाई साहब, 58 ग्राम। 58 ग्राम है, ग्राम में मात्रा है बेटा आप लोगों के पास 1 ग्राम और अणुभार है बेटा यहां पर आप लोगों के पास 58 ग्राम। कैसे सॉल्व करोगे, अरे यार यहां से इसको हेल्प कर दो डायरेक्टली, ऐसा कर दो, वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। सबसे पहले आप ये वाले संबंध को यूज करो ना, सबसे पहले ये वाले संबंध को यूज करो, सबसे पहले बेटा ये वाले संबंध को यूज करें ना। भाई आपको ग्राम में संबंध दिया हुआ है, अणुओं की संख्या निकाल ले, फिर अणुओं की संख्या से परमाणु निकाल ले। देख सर यहां पर आप लोगों के पास ये रहा, आप लोगों के पास 1 ग्राम में मात्रा, W की जगह W लिख दिया, मॉलिक्यूलर वेट की जगह 58 लिख दिया। सर यहां पर N/Na आप लोगों ने कर दिया, ठीक है जी। तो यहां से आप N निकालेंगे, N बता दीजिए कितना है, Na/58। N यहां पर क्या आएगा आप लोगों के पास, Na/58 आएगा, बोलो हाँ, N बराबर Na/58। लेकिन ये परमाणु की संख्या नहीं आई है, ये जो आप लोगों ने निकाला है ये अणु की संख्या आई है, ये अणु की संख्या निकाली है आप लोगों ने। अब इस अणु की संख्या से आप लोगों को परमाणु की संख्या निकालनी है, इस अणु की संख्या से आप लोगों को परमाणु की संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे आप यहां पर, तो परमाणु बराबर क्या आएगा, Na/58, और यहां पर परमाणुकता कितनी दे रखी है आप लोगों को, 14 दे रखी है, ठीक है। काटो भाई, 2 से काटो, 2 से काटो, यानी यहां पर जो परमाणु आ रहे हैं वो आ रहे हैं 7Na, 7Na/29, 7Na/29, ठीक है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, देखो भाई बी ऑप्शन क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की ग्राम में मात्रा 1 दे रखी है, अणुभार कितना है बेटा आप लोगों के पास 28 है, इज इक्वल्स टू यहां से N/Na करेंगे आप। तो अब मुझे बता दीजिए, तो यहां से N बराबर कितना आ जाएगा, N बराबर आ जाएगा Na/28, N बराबर यहां पर कितना आ जाएगा, Na/28 आ जाएगा, बोलो। लेकिन ये जो आप लोगों ने निकाला है ये बेटा यहां पर आप लोगों के पास अणु आए हैं, परमाणु नहीं आए हैं। हम लोगों से पूछा हुआ है कि किसमें परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी, तो यहां से क्या निकालूंगा मैं, तो परमाणु बराबर अणु की संख्या Na/28 इंटू यहां पर परमाणु कितने हैं, 2 हैं, 2 से ये 14 बार कट गया, तो आंसर Na/14 आ गया, Na/14 आ गया। ये लीजिए, ये आ रहे हैं परमाणु, सी पॉइंट यहां पर देखो, सी पॉइंट है, सिल्वर की ग्राम में मात्रा 1 दे रखी है, अणुभार कितना है बेटा आप लोगों के पास 108 है। सर यहां पर N/Na आप लोगों के पास आ जाएगा, तो यहां से N बराबर कितना आ गया बेटा, Na/108 आ गया। याद रखना ये आप लोगों ने यहां पर क्या निकाला है बेटा, ये चीज यहां पर आप लोगों ने निकाली है अणु की संख्या, ये मेरे दोस्त यहां पर आप लोगों ने निकाला है अणु की संख्या, ठीक है। अब किस अणु की संख्या के बाद आपको परमाणु निकालने हैं, तो आप यहां पर क्या करोगे, जो भी अणु की संख्या है Na/108, अब इसकी परमाणुकता कितनी है, एकल परमाणविक है, तो यह आ जाएगा Na/108, Na/108।
सर अब डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन, सर डी ऑप्शन है बेटा आप लोगों के पास यहां पर 1 ग्राम बटा 18 n बाय Na, तो यहां से आप लोगों के पास n कितना आ जाएगा बेटा, Na बटा 18। याद रखना ये आई है अणुओं की संख्या, परमाणु नहीं आए हैं, ये आए हैं बेटा आप लोगों के पास अणु की संख्या। ये आया बेटा अणु की संख्या। अब हम लोगों को परमाणु निकालने हैं, तो परमाणु कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से। परमाणु की संख्या कैसे आएगी बेटा, परमाणु की संख्या जो भी अणु की संख्या है उसको 3 से गुणा कर दो। Na बाय 18 Na बाय 6। तो अब सबसे छोटी संख्या, सॉरी सबसे अधिक संख्या पूछी हुई है, तो सबसे अधिक संख्या आप लोगों के पास कहां पर है, इसको जरा यहां पर देख लेते हैं। देख बेटा 7 बाय 29, ये लगभग आ रहा है आप लोगों के पास 0.24 n है। कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी। 1 डिवाइडेड बाय 14, ये आ रहा है आप लोगों के पास 0.07 Na। ये आ रहा है आप लोगों के पास 0.009 Na, और ये आ रहा है 0.16 Na। अब बताओ बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आपको, यहां पर बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 0.24 Na, 0.007 Na, 0.009 Na या 0.016 Na, कौन सी संख्या बड़ी दिख रही है? आप बोलोगे भाई साहब यहां पर 0.24 Na यहां पर बड़ी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 53% लोगों का सही है। मुशर्रफ, साक्षी, हेमंत, राजेंद्र, प्रेमकांत, नीरज, क्रिश, अवनीत, राहुल, अजय। अब एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के पास है, देखिएगा। आइए बेटा, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, देखिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास है, क्या नहीं है। यहां पर आप लोगों के पास क्या क्वेश्चन है, क्या नहीं है, जरा देखिए। एक व्यक्ति अपनी चाय को मीठा करने के लिए, इधर देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी चाय को मीठा करने के लिए 1.71 ग्राम चीनी का सूत्र दिया हुआ है, C12H22O11 मिलाता है। मिलाए गए कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। पहले तो एक चीज मुझे बताओ, यहां पर ध्यान से सोचकर, पहले तो एक चीज मुझे बताओ, क्या यहां पर आपको चीनी यानी सुक्रोज यानी C12H22O11 की ग्राम में मात्रा दी हुई है? C12H22O11 की ग्राम में मात्रा दे रखी है, कितनी है? 1.71 ग्राम है। 1.71 ग्राम है, बोलो यस। पर अगर इतनी चीज यहां पर दे रखी है तो भाई साहब सीन क्या होगा आप लोगों के पास, मुझे बताइए। सर इसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है भाई साहब 342 ग्राम, यानी द्रव्यमान वाला संबंध की जानकारी दे रखी है। आपको क्वेश्चन में द्रव्यमान वाला संबंध दे रखा है और आपसे पूछा हुआ है कार्बन परमाणु की संख्या, मतलब संख्या पूछ रहा है। आपको क्वेश्चन में द्रव्यमान वाला संबंध दिया गया है और आप लोगों से संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो आप यहां से आगे बढ़ेंगे। वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट बराबर N बाय Na। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहां से आप निकालेंगे C12H22O11 के अणुओं की संख्या।
इस फॉर्मूले से क्या आएगा बेटा, C12H22O11 के अणुओं की संख्या। C12H22O11 के अणुओं की संख्या, C12H22O11 के अणुओं की संख्या, C12H22O11 के अणुओं की संख्या। अब मुझे एक चीज बताओ, ये C12H22O11, यहां पर 12 कार्बन के परमाणु हैं, 22 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, 11 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। यानी हम लोगों से देखो सबकी संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमसे केवल कार्बन परमाणु की संख्या पूछी हुई है, तो आपका फोकस केवल कार्बन परमाणु पर रहना चाहिए। बताइए ना मुझे, मैं यहां पर क्या लिखूंगा, C12H22O11 के एक अणु में, C12H22O11 के एक अणु में कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु कितने हैं, C12H22O11 के एक अणु में कार्बन परमाणु 12 हैं, एक अणु में कार्बन के परमाणु 12 हैं, ये रे। तो यहां से आप C12H22O11 के अणु की संख्या निकालेंगे और जो भी अणु की संख्या आएगी उसको 12 से गुणा कर देना। भाई इस फॉर्मूले से आप अणु की संख्या निकालिए, जो भी संख्या आएगी उसको 12 से गुणा कर दीजिए। चलिए करके दिखाइए, जल्दी से, जल्दी से करके दिखाइए बेटा, जल्दी से करके दिखाइए। हाँ जी सर, वेट इन ग्राम कितना है, 1.71 डिवाइडेड बाय 342 n बाय na है। सर यहां से अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कितनी बार कट रहा है भाई साहब, 1.71 है बटे 100 इंटू 342, कैलकुलेशन स्पीड गुणा बाकी है, ये कितनी बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है, 1/200 हो गया ये, है ना, ये 200 बार कटेगा आप लोगों के पास, 1/200 n बाय na हो गया, तो यहां से n बराबर आ गया na/200। ये तो आ गई आप लोगों के पास C12H22O11 के अणुओं की संख्या, C12H22O11 के अणु की संख्या, C12H22O11 के अणुओं की संख्या आ गई। अब हम लोगों को तो कार्बन परमाणु की संख्या, तो कार्बन परमाणु की संख्या कैसे निकालोगे बताइए, कार्बन परमाणु की संख्या कैसे निकालोगे बताइएगा। सर बड़े ही आराम से यहां पर निकालोगे आप, Na/200 12 से गुणा कर दीजिए, 12 से गुणा कर दीजिए, 2 से काट दिए 6 बार, 2 से काट दीजिए 100 बार,
तो Na की वैल्यू है आप लोगों के पास 6.02 इंटू 6, 23 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100। हाँ, 6 दूनी 12 की 2 हासिल किया 1, 6 6 36, 10 की घात 21। ये आ रहा भाई साहब, ये आ रहा भाई साहब आप लोगों के पास 10 की घात 21 है ना। तो इसको भी अगर आप लिखोगे तो इसको भी लिख सकते हो 36 इंटू 10 की घात 21। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 71% लोगों का एकदम सही आ गया है। मुशर्रफ, हेमंत, साक्षी, प्रेमकांत, राजेंद्र, नीरज, क्रिश, अवनीत, राहुल, देवांशी गोस्वामी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब आप आराम से कर सकते हो। तो ये घर पे बैठ के प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को, ये घर पर बैठ के प्रैक्टिस करने के लिए, हाँ जी। अब जैसे ये है, एक गैस के लिए C2 तथा C2 का अनुपात, नहीं इस क्वेश्चन में लैंग्वेज में एरर है, इसको नहीं करेंगे। हां, अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो यहां पर, अब एनटीपी लिखे चाहे एसटीपी लिखे, उससे हम लोगों को कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां पर चाहे एनटीपी लिखे चाहे एसटीपी लिखे, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, एनटीपी या एसटीपी से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, एनटीपी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, बस टर्म है और कुछ नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। सर एसटीपी स्टैंडर्ड है ना। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो हम लोगों को इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, CO2 के लिए या CO2 के लिए वॉल्यूम इन लीटर, क्वेश्चन में दे दिया भाई साहब 11.2 लीटर। देखो CO2 के लिए वॉल्यूम इन लीटर कितना दे दिया आप लोगों को, 11.2 लीटर है। अब हम लोगों को परमाणुओं की संख्या पूछी है। अब हम लोगों को एसटीपी पर या एनटीपी पर, याद रखना एसटीपी पर या एनटीपी पर 1 मोल पदार्थ का आयतन, एसटीपी या एनटीपी पर 1 मोल पदार्थ का आयतन 22.4 लीटर है। एसटीपी या एनटीपी पर 1 मोल पदार्थ का आयतन 22.4 लीटर है। यह हो गया भाई साहब। अब अगर यह हो गया है तो भाई साहब यहां से आप लोग आयतन वाला संबंध और परमाणुओं की संख्या, मतलब अणु की संख्या वाले संबंध को बराबर कर दीजिए, यानी ये यूज कर दीजिए। ये आयतन वाला संबंध है, यहां से n/n है, यहां से n/n है। याद रखना ये जो n आएगा ये अणुओं की संख्या आएगा। ये जो n आएगा बेटा ये आप लोगों के पास अणुओं की संख्या आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? सर ये अणुओं की संख्या आएगा। अब जैसे ही आप अणु की संख्या निकाल लेंगे तो बस उसके बाद आप मुझे बताइए CO2 के अंदर यहां पर, फिर देखो उसके बाद यहां पर पॉइंट क्या है,
CO2 को अगर आप देख रहे हो तो CO2 के अंदर एक तो कार्बन का परमाणु है और यहां पर बेटा आप लोगों पास दो ऑक्सीजन के परमाणु हैं। यानी आप यहां पर लाइन लिख सकते हो कि CO2 के एक अणु में, CO2 के एक अणु में, जरा ध्यान से समझना, CO2 के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु दिख रहे हैं बताइए? दो ऑक्सीजन के परमाणु हैं। यहां पर लाइन लिखी हुई है, CO2 के एक अणु में दो ऑक्सीजन के परमाणु हैं। CO2 के एक अणु में दो ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो यहां से जो भी अणु की संख्या आएगी उसको 2 से गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। जल्दी से करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताइए बेटा। हाँ जी सर, यहां पर आप लोगों के पास क्या दिया है सर? 11.2, 22.4 n डिवाइडेड बाय n है सर। यहां से 2 बार कट गया, 1/2 बराबर n बाय n है, 1/2 बराबर n बाय n है। तो यहां से n बराबर क्या होगा? Na/2 होगा। n बराबर Na/2 होगा। क्या इतनी चीज ठीक है? n बराबर Na/2 है। तो यहां से आप लोगों ने अणु की संख्या निकाल ली है, ये CO2 अणु की संख्या है। तो यहां से बता दो आप, तो अणु की संख्या इंटू परमाणुकता, अणु की संख्या कितनी है? Na/2 है। परमाणुकता कितनी है? 2 है। तो यहां से ये Na आ जाएगा, Na 11.2 लीटर है, 2 हो गया है। अच्छा टोटल परमाणु पूछे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टोटल पूछे हुए हैं, टोटल पूछे हुए हैं भाई, टोटल पूछे हुए हैं, टोटल, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल पूछे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल परमाणु 1 + 2 यानी 3 है, टोटल पूछे हुए। तो भाई साहब, तो CO2 में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या, कुल परमाणु, अणु की संख्या इंटू परमाणुकता, अणु की संख्या इंटू परमाणुकता, अणु की संख्या इंटू परमाणुकता, ये है। और जो टोटल आपने परमाणु लिखे हैं यही तो परमाणुकता है, यही तो मेरे दोस्त आप लोगों के पास क्या है? परमाणुकता है। तो भाई साहब अणु की संख्या कितनी है यहां पर आप लोगों के पास? बताइए मुझे सर। अणु की संख्या है यहां पर टोटल 3 है, तो Na/2 है। थ्री Na/2, 3Na/2, 3Na/2 यानी 1.5 Na, 1.5 Na।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 58% बच्चों का सही है। मुशर्रफ, हेमंत, साक्षी, क्रिश, राहुल, देवांशी, अमित, विकास, सूरज, आलिया। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, इधर देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, हां जी ये क्वेश्चन है, देखिएगा इसका आंसर क्या बन सकता है आप लोगों के पास। इधर देखो, इधर देखो क्या आंसर यहां पर बनेगा, इधर देखने की कोशिश कीजिए। सर यहां पर अगर आप देख रहे हो, हाँ डॉक्टर सत्य विश्वकर्मा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन इसीलिए तो करवाए जा रहे हैं। देखो जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहने वाला है, ठीक है। हाँ डाउट देख लेते हैं पहले, नहीं एक बार डाउट देख लेते हैं बड़े दिनों से, है ना। हाँ सर एक बार और रिपीट कर दीजिएगा, क्या रिपीट करना है। देखो जितने भी बच्चों को ये रिपीट वाला रहता है ना कि सर रिपीट कर दो, ये कुछ नहीं, मजे लेते रहते हैं और कुछ नहीं है भाई। वीडियो में आप YouTube पर भी तो बहुत सारे डांस को, है ना, 2-2 बार रिपीट करके देखते हो, तो रिपीट करने के लिए वीडियो में ऐसे रिवाइंड का ऑप्शन आता है, इसे बैक कर लो, रिपीट हो जाएगा। इसे बैक कर लो भाई। YouTube पर डांस वांस भी तो देखते हो और भी तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन देखते रहते हो, तो रिपीट करते रहते हो ना, गहराइयों से अध्ययन करने के लिए रिपीट करते हो। तो जिस भी बच्चों को रिपीट करना है तो वो एक बार रिवाइंड कर लो भाई, सिंपल सी बात है ना। दूसरी चीज, अंशु सर वो कहां नहीं है कि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या निकाले, ऑक्सीजन क्यों ले रहे हो। हाँ कुल निकाल ली ना बेटा मैंने, ठीक है। हाँ जी चलिए 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 चलिए, हाँ चलिए आगे देखो। अब ये जो क्वेश्चन है क्या है यहां पर, देखो पॉइंट यहां पर क्या है, इधर देखो। सर एस्प्रिन का सूत्र आप लोगों को दे रखा है C9H8O4। एस्प्रिन का जो सूत्र है वो क्या है बेटा यहां पर आप लोगों के पास, इधर देखो C9H8O4, ये एस्प्रिन का आप लोगों के पास फॉर्मूला दे रखा है C9H8O4, C9H8O4, ये आप लोगों को यहां पर फॉर्मूला दे रखा है C9H8O4। C9H8O4 यहां पर आप लोगों को फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर आप इसको देख रहे हो तो यहां पर सबसे पहले इसका अणुभार निकालने की कोशिश कीजिए कि इसका अणुभार क्या है। थोड़ा बहुत मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप 10वीं 12वीं पास हैं, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं क्या। हाँ इतनी तो उम्मीद करनी ही पड़ेगी सर आपको, है ना। इतनी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग 10वीं 12वीं पास हैं। तो एक कार्बन परमाणु का भार होता है 12 ग्राम, तो 9 का कितना होगा। अरे भाई, अरे बेटा मेरे दोस्त, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी नीट देंगे हम, है ना। मैं भूल गया तो मैं ऑनलाइन टीचर हूं, उफ मैं ऑनलाइन टीचर हूं। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में पतासा मुन्ना करे तमाशा, है ना। मैं भूल गया था ना, मैं ऑनलाइन का टीचर हूं, मैं भूल गया था। बच्चे हैं ना, मासूम बच्चे हैं, 10वीं पास हैं, भूल गया था, उफ मैं भूल गया था, ऑनलाइन का टीचर हूं मैं, हाँ भूल गया था, है ना। ऐसे से पढ़ाना पड़ता है ना ऑनलाइन में भाई। एक कार्बन का इधर देख, हाँ भूल गया था मैं ऑनलाइन का टीचर हूं। सर एक कार्बन का होता है 12, तो 9 का कितना होगा, 12 × 9 प्लस, हाँ एक हाइड्रोजन का होता है 1, 8 का कितना होगा, 8 × 1 प्लस, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, इधर देखो सर, एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, 4 × 16 कितना हो जाएगा, 12 नाम 108, 8 16 चौके 64,
जोड़ो भाई, 8 और 8 16, 116, 12 नाम 108, 16 चौके 64, ठीक है भाई। तो ये हो गया, तो 116 और 64 कितना हो गया, 6 4 10 की जीरो हासिल गया, 180, 180 ग्राम हो गया भाई, 180 ग्राम हो गया ये, है ना, 180 ग्राम। अरे अरे आजकल के बच्चों को ऑनलाइन की आदत है ना। देखो ये इतनी इतनी बेसिक कैलकुलेशन मैंने मेरी जिंदगी में, जब मैं 11वीं 12वीं में पढ़ता था, मेरे जो टीचर थे उन्होंने कभी नहीं सिखाया मुझे। हमारा जनरेशन अलग थी, हमारी जनरेशन में इतनी बेसिक चीजें नहीं सिखाई जाती थी। आपकी जनरेशन अच्छी वाली जनरेशन है, हमसे एडवांस जनरेशन है। हाँ, आप हाईटेक हो, नैनोटेक हो, ठीक है, हाईटेक हो, नैनोटेक हो। मैं तो कह रहा हूं एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी है आपके अंदर, ब्रेन के अंदर। आप हाईटेक हो, आप नैनोटेक हो, आप एक्सट्रीम टेक हो, ठीक है। हाँ, मैं तो कहता हूं नासा के वैज्ञानिक फेल हो जाएंगे आपके मारे। हाँ, नासा के वैज्ञानिक फेल हो जाएंगे। हाँ, तो सर यहां पर ये तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया। सर ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 360 मिलीग्राम है, याद रखना, ये मिलीग्राम है। मिलीग्राम, मिलीग्राम का मतलब है 360 गुणा 10 की घात -3 ग्राम। 360 गुणा 10 की घात -3 मिलीग्राम है। बोलो भाई यस। अब यहां पर देखो, अब क्या बोला गया है, इसमें बोल रहा है कितने ऑक्सीजन के परमाणु उपस्थित होंगे, यहां पर बोल रहा है कितने ऑक्सीजन के परमाणु उपस्थित होंगे। तो कैसे कर सकते हो आप, अरे भाई द्रव्यमान वाला संबंध दे रखा है, संख्या वाला पूछा हुआ है, तो पहले तो आप ये निकालिए, पहले तो आप ये निकाल दीजिए यहां पर N/Na, पहले तो ये निकाल लीजिए, ठीक है। अब जैसे ये संबंध यहां पर निकाल लोगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, देखो इधर, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही यहां से आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आप लोगों को पास C9H8O4 के अणु की संख्या। C9H8O4 के अणु की संख्या आ गई है। अब हम लोगों को बताना है कि भाई ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं। देखो भाई, देख मेरे लल्ला, C9H8O4, सर यहां पर 9 तो कार्बन के परमाणु हैं, 8 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, 4 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, और हम लोगों से पूछ रहा है कितने ऑक्सीजन के परमाणु उपस्थित है। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि एक C9H8O4 के एक अणु में 4 ऑक्सीजन के परमाणु उपस्थित है, 4 ऑक्सीजन के परमाणु उपस्थित है, 40 नहीं है, 40 नहीं है, 4 हैं भाई, ये 4 हैं। बताओ जल्दी से क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। हो गया, हो गया क्या, एक अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं, ये तो पजामा छाप क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन कराते हैं, तो पजामा छाप क्वेश्चन है थोड़ा सा।
हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन कराते हैं। ये थोड़ा सा पजामा छाप क्वेश्चन है ना। ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, बस ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए है। ठीक है, तो यहां से आप निकाल लीजिए क्या है भाई, 360 गुणा 10 की घात -3 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल्स टू n बाय na है। तो यहां से n बराबर कितना, 2 आ गया ना। n बराबर कितना आ गया, 2 इंटू 10 की पावर -3 na। n बराबर कितना आ गया बेटा, n बराबर आ गया 2 इंटू 10 की पावर -3 na। ठीक है, देखो अब n आ गया तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, जल्दी से बताइए। अणु की संख्या आ गई है 2 इंटू 10 की पावर -3। सर यहां पर आप लोगों को गुणा करने हैं भाई साहब, ऑक्सीजन परमाणु कितने भाई साहब, यहां पर 4 हैं, तो 8 इंटू 10 की पावर -3 आ गया। 8 इंटू 10 की पावर -3, Na भी तो है, Na भी तो है। तो भाई साहब 8 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 23, तो ये आ जाएगा भाई साहब आप लोगों के पास 48 10 की पावर 20। 48 सही है, 69% लोगों का सही है। मुशर्रफ, हेमंत, साक्षी, कृष, राहुल, देवांशी, अनीत, विकास, आलिया, सूरज। अब एक अच्छा क्वेश्चन आपके दिमाग को खोलकर रखेगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, यह आपके दिमाग को खोलकर रखेगा, यह आपके दिमाग को खोलकर रखेगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो इधर, देखो यह आप लोगों के पास है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इधर देखिए, इधर देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर कैसे कर पाएंगे आप इसको, इधर देखो, लक्ष्मी मौर्य इधर देख ले बेटा। वैसे भी अभी चांदी और सोने के भाव बहुत ज्यादा जा रहे हैं। लक्ष्मी माता, लगता है आपकी ही कृपा हो रही है, चांदी पता है 3 लाख रुपए किलो पहुंच गई है, खरीद ही नहीं पा रहे हैं, हम जैसे आम लोग खरीद ही नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मी पढ़ ले बेटा, हाँ भाव बढ़ रहे हैं अभी, लक्ष्मी जी के भाव बढ़ रहे हैं एकदम, लक्ष्मी जी के भाव एकदम बढ़ रहे हैं। श्रुति, हाँ बेटा, हाँ सृष्टि सनोदिया, हाँ समझ नहीं आया, अभी तो समझाया ही नहीं है बेटा, सृष्टि सनोदिया अभी तो क्वेश्चन समझाया ही नहीं है बेटा। कहीं और तो नहीं समझ रही थी बेटा, बायोलॉजी फिजिक्स तो नहीं समझ रही थी बेटा, अभी तो क्वेश्चन ही नहीं समझाया, अभी कहां से समझ में आएगा। सृष्टि सनोदिया, अभी तो क्वेश्चन में कुछ समझाया ही नहीं है। हाँ हाँ, सृष्टि सनोदिया अभी तो समझाया नहीं है, लगता है कहीं और बायोलॉजी और फिजिक्स समझ रही थी आप, हैं। हाँ चलिए देखो सर, पॉइंट क्या है, बेलनाकार वायरस कण है, ठीक है। यहां पर पॉइंट क्या है, बेलनाकार वायरस कण है, विशिष्ट आयतन दिया हुआ है, विशिष्ट आयतन दिया हुआ है भाई साहब आप लोगों को, है ना, विशिष्ट आयतन। और ये फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, विशिष्ट आयतन क्या होता है, बताइए बताइए, विशिष्ट आयतन क्या होता है। चलो देखता हूं, जिसकी त्रिज्या और लंबाई है क्रमशः 7 एंगस्ट्रॉम व 10 एंगस्ट्रॉम, जिसकी त्रिज्या 7000 एंगस्ट्रॉम है, 7 एंगस्ट्रॉम है, और भाई साहब यहां पर लंबाई है 10 एंगस्ट्रॉम है। यदि Na का मान इतना है तो वायरस कण का परमाणु भार ज्ञात करो।
ये आप लोगों के पास। एक काम करते हैं, चलो इसको होमवर्क में दे देता हूं मैं, है ना, समय भी हो गया आप लोगों का। इसको होमवर्क में एक बार करके लाना, इसका डिस्कशन कल कराऊंगा मैं। इस सवाल का डिस्कशन कल कराऊंगा, एक बार होमवर्क में करके आना। इस सवाल का डिस्कशन कल करेंगे अपन। ठीक है, चलो।